हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है नरभक्षी संगीत और ये है इस कॉमिक का टाइटल। ये है राज कॉमिक के थ्रिलर हॉरर सस्पेंस से भरी हुई कोई कॉमिक। फिलहाल इस कॉमिक में होने क्या वाला है, इसमें आखिर है तो काफी सारे लोग। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी कॉमिक पढ़कर सुनकर बहुत एंजॉय करते होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है नरभक्षी संगीत। इसके कथानक हैं नरेश भाटिया, संपादक है मनीष चंद्र गुप्त, कला निर्देशन है प्रताप मुलीक और चित्रांकन है चंदू। और इसके सुलेख किए गए हैं विलास पालवड़कर के। इनकी राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये कॉमिक। ये कहानी शायद विचित्र व असत्य हो सकती है, परंतु उनके लिए नहीं जो ऐसी वास्तविकताओं से गुजर चुके हैं। कहानी उन दिनों की है जब अमेरिकी सरकार नए भर्ती सैनिकों को शहर से दूर एकांत में हेलीकॉप्टर द्वारा कूदने का प्रशिक्षण दे रही थी। अच्छा, जेम्स भी उनमें से एक था। उफ, ये एकाएक इतनी तेजी से हवा क्यों चलने लगी? मुझसे पैराशूट नियंत्रण में नहीं आ रहा। गॉड, मेरी सहायता करना। लगता है मैं अपने साथियों से बिछुड़कर अंटेरिया के भयावह जंगल में दाखिल हो रहा हूँ, जहाँ चारों ओर मौत ही मौत है। जेम्स एक पेड़ पर फंस गया। यहाँ इंसान तो क्या, परिंदों का भी दूर दूर तक पता नहीं। अंधेरा होने वाला है। नीचे उतरने का मतलब किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ना है। मैं रात पेड़ पर ही गुजार लेता हूँ। खोजी दल मुझे ढूंढ तो जरूर रहा होगा, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका क्या करूं? यकीनन भूखा ही सोना पड़ेगा। और आधी रात के वक्त, हाँ, कैसा है ये अजीब सा संगीत जिसने मेरी नींद में खलल डाल दिया। नंगे धड़ंगे लोग कमर पर खाल ओढ़े हुए एक प्रकार के लकड़ी के बनाए वाद्य यंत्र से अजीब सनसनीपूर्ण संगीत निकाल रहे थे। क्या संगीत है! सचमुच मेरी नाचने की इच्छा हो रही है। क्या करूं, कैसे करूं? डाल पर बैठे बैठे नाचता हूं। बस अब मैं नाचते नाचते थक गया। उफ, लेकिन ये लोग संगीत बंद ही नहीं करते। 4 बजते ही वे काले मानव छिटकर अलग अलग दिशा में जाने लगे। ओह, जान बची। दिन निकलते ही जेम्स पेड़ से नीचे उतरा। मैं इस जंगल का निरीक्षण करता हूँ ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। दूर तक कोई रास्ता नहीं। ऊपर भूखे गिद्ध मंडरा रहे हैं, नीचे मुंह फाड़े हुए नदी। मुसीबत ये है, मुझे तैरना भी नहीं आता। जेम्स ने पैकेट में से कागज व कलम निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। अच्छा, पॉकेट से। मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरा ये संदेश अवश्य दुनिया वालों तक पहुंच जाना चाहिए। उसने पॉलीथीन में हवा भरकर उसमें संदेश रखकर उसे नदी के बहाव में छोड़ दिया। इस काम से निबटकर वह जैसे ही पलटा, नहीं, आह! नरभक्षी बेलों ने जेम्स की गर्दन को बुरी तरह दबा दिया। हे गॉड! जेम्स मर चुका था। अंटेरिया के जंगल में 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में कार्लो, रोरी, टॉम, रोजर व 2 लड़कियां सुमी और नैसी ऑर्केस्ट्रा पर नई नई धुनें निकाल रहे थे। अच्छा, मुझे कोई नई धुन नहीं निकल रही। हमें कैसेट रिकॉर्डिंग करवानी है। नई धुन नहीं निकली तो कैसेट मार्केट में नहीं बिकेगी। शेरी फिर कोशिश करता है। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, गिटार पर कोई नई लहर नहीं निकल रही। मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी बोलो। क्यों ना हम समुद्र पर चलें, वहां टॉम के स्टीमर पर बैठकर ट्राई करें। और कुछ ही देर में 6 दोस्त स्टीमर पे थे। पता नहीं क्यों तुम लोग धुन निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। और सहसा टॉम, सुमी, नेसी, देखो, एक फूली हुई पॉलिथीन जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है। पॉलिथीन को निकालकर खोला गया। मैं अंटेरिया के जंगलों में फंसा हुआ एक असहाय इंसान हूँ। मैंने यहाँ एक ऐसी संगीत अब सभ्य लोगों को एक प्रकार के लकड़ी के वाद्य यंत्र से बजते देखा है, जिससे सुनने वाला नाचने लगता है। मैं इतना जानता हूँ, जब तक वो संगीत बजता रहा मैं नाचता रहा। अगर उस संगीत को कोई समझ ले या उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करे तो यकीनन वो दुनिया के नाम के साथ साथ करोड़ों रुपए का मालिक बन जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। जेम्स, हाँ क्या? सभी आश्चर्यचकित रह गए। शेरी, क्या बोलते हो? मैं तो तैयार हूँ। झूठ नहीं है। वैसे भी हम लोग खाली घूम रहे हैं,
कैसेट रिकॉर्डिंग में अभी 20 दिन बाकी है। हाँ। निश्चित समय पर उनका स्टीमर समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी देर की यात्रा के बाद स्टीमर अब एक नदी में बढ़ रहा था। अंटेरिया का जंगल यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। मेरा एक सुझाव है, अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। हो सकता है वहाँ मौत का तांडव नृत्य हो। तुम शायद हम दोनों लड़कियों को कमजोर समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। टॉम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो संगीत तुम चुराकर अकेले दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, मगर हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। स्टीमर उन्होंने नदी में छोड़ दिया। 30 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात हम अपनी मंजिल पर होंगे। रात हो चुकी थी। वहीं जंगल में बारी बारी से चौकीदारी करते रात गुजारने का फैसला किया। घोड़े बेचकर कोई मत सोना, मेरे बाद शेरी चौकीदारी करेगा। अर्धरात्रि को शेरी की बारी आई। शेरी सावधानी से, इस जंगल में कुछ जानवर कुछ ज्यादा ही हैं। एकाएक काले रंग का आदमी प्रकट हुआ। कौन हो तुम? काले आदमी ने बाहें फैलाकर शेरी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। आ रहा हूं मैं। जैसे ही शेरी काले आदमी के पास पहुंचा, उसने शेरी के गाल पर जोरदार थप्पड़ दिया। आह! शेरी हवा में उछलकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। ये क्या बदतमीजी है, मेरी नींद क्यों खराब कर दी? क्या हुआ शेरी? एक काले आदमी ने मुझे बुलाकर थप्पड़ मारा और मैं हवा में उछलता हुआ तुम लोगों के ऊपर गिर गया। झूठ बोलते हो तुम, कोई भला ऐसा क्यों करने लगा? शेरी ने अपना गाल दिखाया। शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो। नहीं, ये झुठलाया नहीं जा सकता। शेरी के गाल पर काले आदमी के हाथ की 5 उंगलियां छप गई थीं। फिर कोई खास घटना नहीं घटी और सुबह हो गई। अपना सामान भूलना नहीं। नक्शे के अनुसार अंटेरिया का घना जंगल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अंटेरिया से हम केवल आधा किलोमीटर दूर हैं। और कुछ देर बाद अब हम अंटेरिया के जंगल में हैं। सर्वप्रथम हमें रहने के लिए स्थान ढूंढना होगा। अच्छा साहब। अरे वाह, ये बंगला कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से खाली है। ये बंगला शायद किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बनवाया है, और नहीं तो क्या आपने बनवाया है? बंगले में खाना खाने के बाद रोजर और कार्लो घूमने निकले। रोजर, तुम ये देख चुके हो कि जंगल में कितना डरावनापन है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारा मतलब वो संदेशा झूठा था? झूठा भी नहीं कह सकते, परंतु हमें यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कुछ सत्यता नजर आती हो। अरे, ये क्या टकराया मेरे पांव से? मानवीय कंकाल। अंगूठी पर जेम्स लिखा है। उस संदेश पर भी यही नाम था। दोनों वापस बंगले पर पहुंचे। कहाँ गए थे तुम लोग? चाय कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौत की शक्ल देखकर आ रहे हैं। कार्लो ने जेम्स के विषय में बता दिया। साथ में सुमी को अंगूठी भी थमा दी। ये तो उसी जेम्स की अंगूठी है। हो सकता है हम भी ऐसी ही किसी मौत के भागीदार बन जाएं। ओह रोजर, बेकार की बातों में वक्त बर्बाद ना करो। हम सब थके हुए हैं, इसीलिए अभी तो सोएंगे और सुबह उठकर उस संगीत की तलाश करेंगे। और फिर सब सो गए। आधी रात होते ही बंगले से दूर जंगल में फिर से वही संगीत की लहरों ने बंगले के 6 मेहमानों को जागने के लिए विवश कर दिया। ये कैसा संगीत है, मैं नाचने को मजबूर हो रही हूँ। नाचना शुरू करो। सुबह के 4 बजे तक संगीत बजता रहा और वे नाचते रहे। अब हम थक गए हैं, मुझे तो नींद आ रही है। और फिर 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर रात 12 बजते ही संगीत की लहरों पर नाचना शुरू करते और सुबह 4 बजे संगीत रुकने पर थम जाते। रात के संगीत ने हमें कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। इस आश्चर्यजनक संगीत के बजते ही सब अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और ऐसे में संगीत को समझना असंभव है। कार्लो, इस संगीत को हम कभी नहीं समझ सकते। अब केवल एक ही उपाय है। हम आज रात को उन जंगलियों के पास जाएंगे और उनसे वह अनोखा वाद्य यंत्र छीन लाएंगे। मगर मैं जानता हूँ रोजर, तुम क्या कहना चाहते हो। हम वहाँ कानों में रुई डालकर जाएंगे और शाम को संध्या के समय। कार्लो, तुमने देखा ये लताएं चल रही हैं। आश्चर्य है, आज तक मैंने ना देखा और ना ही कहीं सुना। और ये बात, टॉम, रोजर, सुमी, नेरी, जाओ देखो, पेड़ की लताएं अपने आप इधर से उधर हो रही हैं। कहाँ चल रही हैं लताएं? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, वापस चलो। शेरी ने जैसे ही वापस
जाने के लिए पैर घुमाया, उसके गले में चीख निकल गई। आ नहीं! रोजर ने शिकारी चाकू निकाल लिया। मुझे छुड़वाओ! चाकू से बेल काटनी शुरू कर दी। और बेल कटते ही, कमाल है, बेल करा भी रही है। देखो, बेल में से खून बह रहा है। चारों कान खोलकर सुन लो, हम दोनों अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगी। हमें अपने आप को लाश में बदलने का शौक नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं, औरतों का दिल सदैव कमजोर होता है। सुनो, इस वक्त रात हो चुकी है, जाना ठीक नहीं। आज रात हम आखिरी कोशिश कर लें, फिर सुबह चल देंगे। तत्पश्चात उन लोगों ने अपने कानों में रुई डाली और 12 बजने का इंतजार करने लगे। 12 बजते ही छह मशालें लेकर संगीत की आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। और कुछ ही देर बाद उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसमें उन्हें आंखें मलने पर मजबूर कर दिया। तभी छह की आंखें मिली और उन्हें एक भयानक निर्णय लिया। उनके हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगी और फिर उन्होंने गोलियां चला दी। भागता कहाँ है साले? ला ये यंत्र मुझे दे, छोड़ना नहीं। तुम जंगल में कहाँ रहते हो? कौन सी तुम्हारी बस्ती है? बताओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। कार्लो रोजर, हमारे हाथ एक भी नहीं आया। बेटा, जल्दी से बता, तुम लोगों का क्या इतिहास है? चिंता मत करो, एक ही काफी है। ये ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। कार्लो, बेकार मेहनत कर रहे हो। इसे शहर ले चलते हैं, वहां ये हमारे इशारे पर संगीत बजाएगा और हम नोट बटोरेंगे। गुड। अकस्मात उस काले आदमी का सिर गायब हो गया और सिर से उस एक बेल उगती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। हैं, ये क्या है? ऐसा देखते ही वह एक बेल में बदल गया। हाथ मत लगाना, ये नरभक्षी बेल है, असंभव। और वह हंसने लगा। हा 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 हा। कितनी अजीब बात है, एक नरभक्षी पेड़ जो इंसान भी हो जाता है। दूसरी ओर शेरी एक काले आदमी के पीछे काफी दूर निकल आया था, लेकिन वह अचानक ही गायब हो गया था। हाँ, कहाँ गया वह आदमी? तभी ऊपर के तने पर बैठे एक काले आदमी ने उसकी मशाल बुझा दी, फूंक मारकर। ओह, मशाल बुझ गई। इसके उपरांत 2 मोटे पत्थर उसके दोनों हाथ पर गिरे। तड़ाक! रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही शेरी भयभीत हो उठा। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। भागता भागता वह बंगले में प्रविष्ट हो गया। मैं कैसे बचूं? ये जंगली तो हमारी भाषा बिल्कुल नहीं जानते। एक ही उपाय है, मैं रसोई में छिप जाता हूँ। दरवाजा बंद कर दिया, अब वो भीतर नहीं आएंगे। लेकिन खिड़की से तो बेल अंदर आ गई। बेल ने उछलकर शेरी की गर्दन को थाम लिया। छोड़ो! और जबकि उधर, कार्लो, रोजर, टॉम, इस भयावह जंगल से निकल चलो। जाने क्यों मुझे अब डर लगता है। तुम्हारा डरना अपने स्थान पर उचित है। अब से ठीक 3 घंटे बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और बंगले के रसोई घर में हे हा हा हा। ये हंसने की आवाज तो रसोई से आ रही है। हमारे बीच में से शेरी गायब है। दरवाजा भीतर से बंद है, डर के कारण शायद शेरी भीतर छुपा है। शेरी, दरवाजा खोलो। रोजर, दरवाजा तोड़ दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? सबने मिलकर जोर लगाया और दरवाजा तोड़ दिया। और वह बेल, ओ गॉड! शेरी, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। रोजर, शेरी की लाश ठिकाने लगाने का इंतजाम करो। यहाँ पादरी नहीं है, और फिर हम ऐसा करने लगे तो काफी समय बर्बाद होगा। चलो कमरे में चलते हैं, वहां बैठकर कुछ सोचते हैं। और ये 2 लड़कियां रोने लगीं। दोस्तों, शेरी की मौत से पता चलता है कि हमारा नंबर भी आ सकता है, इसीलिए अपना अपना सामान बांध लो। अभी रात्रि के 3 बजे थे। सामान तैयार करते करते सबको नींद की झपकी आ गई। तभी खिड़की से बेल भीतर प्रविष्ट हुई और इंसानी शक्ल में परिवर्तित होने लगी। अपने हाथ नैन्सी के मुंह की ओर बढ़ने लगे और वह सो रही थी। और नैन्सी लाश में बदल गई। नैन्सी को मार दिया। तत्पश्चात वो इंसानी बेल बनकर बैग में प्रविष्ट करने लगा, जिसमें वाद्य यंत्र रखा था। और प्रातःकाल, चलो सब उठो और चलने की तैयारी करो। नैन्सी को भी उठाओ। नैन्सी, उठो। किससे बात कर रही हो? ये मर चुकी है। नहीं, नैन्सी मेरी दोस्त। सुमी, मत भूलो, वो हमारी भी दोस्त थी। नैन्सी की मौत ने उन सबको रुला दिया था। बेचारी नैन्सी, मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? उफ, मौत का एडवेंचर। नदी के किनारे हमारा स्टीवर तो जला हुआ है। ये सब शरारतें उन काले भूतों की होंगी। हमें किसी तरह निकलना तो है ही।
नक्शे के अनुसार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर एक सड़क है जहाँ से वाहन मिल सकता है। संभल कर चलना, एक भी पांव गलत पड़ा तो हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरेंगे। और सड़क पर वाहन आ रहा है, लिफ्ट। कहाँ जाना है? कहीं भी ले चलो। शहर में आकर वे सब अलग हो गए। वाद्य यंत्र वाला बैग सुमी के पास था। माँ, मैं आ गई। मेरी बेटी, बेटी कुछ थकी हुई लगती हो। इस बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए ला मैं इसे स्टोर में रख दूं। और रात को सुमी डिनर लगा दिया है, अभी आती हूँ। सुमी डिनर लेकर सो गई, जबकि स्टोर में रखे बैग में से बेल बाहर आ रही थी, क्योंकि बैग की थोड़ी सी चेन खुली हुई थी। बाहर आकर वो काला आदमी मानव बन गया और वाद्ययंत्र बजाने लगा। ओह, उफ, ये वही संगीत है। मेरी नाचने की इच्छा बढ़ती जा रही है। और सुबह होते ही, अरे तुम लोग आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुमी, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं एक डांस शो करने जा रहा हूँ जिसमें उस बाजे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात वो तुम्हारा जंगली बैंड 4 घंटे तक बजता रहा। डर के कारण मैंने स्टोर में झांक कर भी नहीं देखा। क्या कह रही हो? मैंने तो डांस शो के लिए लाखों रुपए पब्लिसिटी में खर्च भी कर दिया है। घबराओ मत, देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। डरो नहीं, हम साथ में हैं। स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया। ये रहा वो बैग, लाओ मैं खोलता हूँ। ये क्या, इसके साथ नरबख्शी बेल? इसका मतलब ये बाजा इसी ने बजाया होगा। इस बेल के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। हाँ, साथ ही हर एक टुकड़े को जमीन में दबाना होगा। तुरंत ही उसे काटकर दबाने का निर्णय लिया गया। देर मत करो। अच्छा, उस बेल में से आवाजें भी आ रही हैं। पुराने ब्लॉक टावर के पास कोई नहीं रहता, वहां दबा देते हैं। चलो चल, यही सही है। वे सब आगे निकल गए और बेल का एक टुकड़ा पीछे गिर गया और वह ई करके चिल्ला रहा है। थोड़ा और गहरा गड्ढा खोदो। बेल को दबाने के बाद लो, जल्दी ही इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अब एक शानदार शो होगा जिसमें नाम के साथ काफी रुपया भी आएगा। रात होते ही वो बेल हाथ में बदलने लगी जो पीछे छूट गई थी, और वो हाथ शहर की ओर जाने लगा और कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। एक स्टेडियम के बाहर कुछ लिखा है, कार्लो द्वारा दावा, एक ऐसा संगीत जिसके सुनते ही आप नाचने लगेंगे। अगर आप संगीत सुनकर नहीं नाचे तो 25,000 पाउंड के हकदार होंगे। डीलक्स ऑर्केस्ट्रा। आज तक ऐसा नहीं सुना। आश्चर्य की बात है, देखने में कोई बुराई नहीं। बुकिंग घर पर। मैं कह चुका हूँ, टिकट खत्म हो गए हैं। 4 टिकट चाहिए। ओ, यहाँ पर तो भीड़ लग गई। रात 10 बजे शो शुरू हुआ। कार्लो स्टेज पर वाद्ययंत्र बजा रहा था। वाह, क्या संगीत है, नाचो। दर्शक नाचने लगे। हॉल में बने विभाजित स्थान में नरबख्शी बेल से बना हाथ तेजी से स्टेज की ओर बढ़ रहा था और लोग नाचे जा रहे थे। सहसा हाथ हवा में उछला और कार्लो की गर्दन पर जम गया। संगीत रुक गया। ये क्या है? कार्लो, मैं आ रहा हूँ, भागो, ये कोई भूत है। टॉम ने जोर लगाया। कार्लो मर चुका है। कटा हुआ हाथ वापस उछला और बाहर जाने लगा। हट जाओ, मुसीबत सिर पर है। शीघ्र पुलिस आ गई। मैं कहता हूँ, भीड़ एकत्रित ना कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पुलिस की लाख कोशिश बेकार साबित हुई। अजीब केस है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या कभी कोई कटा हाथ भी इंसान को मार सकता है? मुझे इंस्पेक्टर पैंथर कहते हैं। मैं जिस अपराधी के साथ चिपकता हूँ उसका जोक की तरह सारा खून निचोड़ लेता हूँ। लेकिन इस केस में अजीब बातें देखी। क्या तुम तीनों इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? हम तीनों का शुरू से ही एक ही उत्तर रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। तीनों इंस्पेक्टर से निपटकर घर आ गए। समझ नहीं आता वो हाथ क्या था। वो हाथ नरबख्शी बेल का हिस्सा था जो दबाने में कहीं छूट गया होगा। याद आया, वो बेल इंसान भी बन जाती है। ऐसा करते हैं, बाकी दबी हुई बेल को जला डालते हैं, इससे शायद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। रात के सन्नाटे में नरबख्शी बेल को बाहर निकाला गया। अब इसको गॉड भी नहीं बचा सकता, तो उस पर आग लगा दी गई। रोजर, बहुत मुश्किल से खतरा टला है। मुझे तो अब भी डर लगता है, पता नहीं कब वो किस रूप में आ जाए। सुनो, वो वाद्य यंत्र किसके पास है? मैंने अलमारी में बंद कर दिया है। फिर टॉम दोनों को विदा लेकर अपने घर आकर सो गया और वह हाथ आया, अलमारी की तरफ बढ़ा। वो हाथ अलमारी खोलने लगा।
फिर आ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ इसका। टॉम ने अपने नजदीक रखी एसिड की बोतल उठाई और उस पर डाल दी। हाथ बुरी तरह जल चुका था। अचानक हाथ हवा में उड़ता हुआ टॉम की गर्दन पर चिपक गया। नहीं! और दूसरी तरफ, हेलो, मैं रोजर बोल रहा हूँ। आश्चर्य होगा, आपको इतनी रात को जगाना पड़ा। मुझे पैंथर कहते हैं। आपके दोस्त की लाश आपका इंतजार कर रही है। पहले की तरह लाश की भी वही स्थिति है। ऐसा लगता है तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया होगा, वरना एक कटे हुए आंत का तुमसे क्या रिश्ता। इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर अंधेरे में तीर छोड़ रहा था, और इस हिसाब से तुम दोनों का भी कत्ल होना जरूरी है। अगर तुम लोग अब भी सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें बचाने का यत्न करूंगा। हमारा पहले वाला ही जवाब है। ठीक है, कभी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो जरूर याद करना। सलाह के लिए शुक्रिया। रोजर, सोचो, यदि वो यंत्र इंस्पेक्टर के हाथों चढ़ गया तो एक नई कहानी आरंभ हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वो जिधर भी जाएगा अपने मौत के कदमों का निशान छोड़ जाएगा। नैसी, कार्लो, टॉम, शेरी, सबके मरने का कारण यही है। मैं समझ गया। मौत से बचने का एक उपाय मैंने सोचा है। क्यों ना हम उस वाद्य यंत्र को एंटीरिया के जंगल में छोड़ आए। हो सकता है मौत का सिलसिला रुक जाए। यकीनन तुम्हारा कहना उचित है, किंतु इससे पहले टॉम के कमरे से यंत्र लाना होगा, और रात को होगा तो इसी अलमारी में यही होना चाहिए। सहसा लाइट जली। हाँ इंस्पेक्टर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहीं इसे तो नहीं? तुम्हारे पास यह? आपका शक सही है, वास्तविक कहानी कुछ और है। दरअसल मुझे उसी दिन शक हो गया था जब कार्लो के प्रोग्राम के बारे में सुना। मैंने सोचा, कार्लो के पास ऐसी कौन सी जादुई चीज है जिसे सुनकर इंसान नाचता रहता है। फिलहाल ये अब मेरे पास है। उत्तर में रोजर ने संक्षिप्त में कहानी सुना दी। बहुत विचित्र कहानी है। इस हिसाब से तुम लोग भी? हाँ इंस्पेक्टर, हमने सोचा है इस यंत्र को अंटेरिया के जंगल में छोड़ दिया जाए। शायद तुम लोग बच जाओ। उसके उपरांत देर नहीं हुई। सुमी, हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया है। हाँ, ये अच्छा हुआ। कुछ घंटों में अंटेरिया के जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। जंगल आ गया, इसे फेंक देना चाहिए। उम्मीद है यही स्थल पर सही स्थान पर गिरे। गॉड, अब इसके बाद कोई नई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वापस में, रोजर, एक कप कॉफी तो पीते जाओ। तुम कहती हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। हाँ, कॉफी पीते टाइम। सुमी, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ, काश कि हम सबने ऐसी गलती ना की होती तो आज हम हंसते गाते मौज उड़ा रहे होते। और यहाँ पर हो गए हमारी ये कॉमिक खत्म। फिलहाल इस कॉमिक में सारा किस्सा उस वाद्य यंत्र का था जो कि ये लोग गलत तरीके से लेकर आए थे। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे इस कॉमिक में प्रिंट अच्छे लगे, और लिखने वाले की राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और स्टोरी भी अच्छी थी। तो फिलहाल आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।